और खबर यह है कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट का बयान एक बार फिर से आ गया है। उन्होंने ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म किया है ऐसा बयान दिया है। ईरान की लगभग 100% सैन्य फैक्ट्रियां नष्ट हो गई हैं, ये बेंसेट की तरफ से कहा गया है, जो कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी है। वो ईरान की क्षमताओं के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ईरान की लगभग 100% सैन्य फैक्ट्रियां नष्ट हो गई हैं। परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म किया गया है। आर्थिक डी-डे की शुरुआत होगी और दुश्मन पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला कर दिया गया है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं जो स्कॉट बेंसेट की तरफ से दिया गया है, उनकी तरफ से पहले भी ऐसे कई बयान आए हैं जिसे ईरान ने पूरी तरीके से नकार दिया है और अब एक बार फिर से एक ऐसा ही बयान आया है। आईआरजीसी के निशाने पर ट्रंप की फैमिली है, रिपोर्ट्स कह रही हैं। ईरान की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ट्रंप के बेटे बैरॉन पर इनाम घोषित किया गया। $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। सीक्रेट लोकेशन मूवमेंट की जानकारी पूरी तरीके से बता दी गई है और वो जानकारी लीक हो गई है कि बैरॉन कहां कैसे कैसे जाते हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ऐसी ही जानकारी ईरानी मीडिया की तरफ से साझा की गई थी और मेलानिया ट्रंप के बारे में भी ये जानकारी साझा की गई थी। अब बारी उनके बेटे बैरॉन ट्रंप की है, जिस पर ये जानकारी मिल रही है कि उनका रूट क्या है आने जाने का, उनकी सीक्रेट लोकेशन क्या है, मूवमेंट क्या है, वो सारी जानकारियां लीक कर दी गई है। इतना ही नहीं, $10 मिलियन का इनाम तक ट्रंप के बेटे बैरॉन पर घोषित कर दिया गया है। ट्रंप का परिवार भी अब इस जंग की आग में लपेटे में आते हुए नजर आ रहा है और यही हाल अयातुल्ला अली खामनेई के परिवार का भी रहा। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई तो उनका परिवार भी मिट गया। उनके बेटे को जरूर सत्ता सौंप दी गई, हालांकि वो भी अभी तक सुर्खियों से नदारद ही रहते हैं, कभी वीडियो में नजर नहीं आते हैं। एक वीडियो आता है जिसे लेकर के विश्लेषण यहाँ तक होता है कि वो वीडियो पुराना भी हो सकता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की बारी है। वे ईरान की मीडिया ने बैरॉन ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई कमियों को दिखाया गया है। आपको ये वीडियो दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हालांकि ऐसा नहीं कि ईरान में हिजाब को लेकर की सख्ती हमेशा से नहीं थी। ये सख्ती 1979 में इस्लामिक शासन की शुरुआत के साथ ही शुरू हुई, जिसका समय समय पर विरोध भी हुआ। अब आपको बताती हूँ कि ईरान में हिजाब की शुरुआत और वर्तमान में हालात आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत 1979 के साथ ही करते हैं, जहां महिलाओं के लिए ड्रेस कोड की शुरुआत होती है। 1983 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना जरूरी कर दिया जाता है और उसके बाद 13 सितंबर 2022 को गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में महसा अमीनी को अरेस्ट किया जाता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी की मौत पर देश भर में विरोध शुरू हो जाता है। 2022 ये साल वो रहा जब हिजाब को लेकर के सबसे ज्यादा प्रदर्शन न केवल ईरान के अंदर बल्कि दुनिया भर में देखे गए। 2022 में हिजाब के विरोध में विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन शुरू हुआ। 2023 में सार्वजनिक जगहों पर निगरानी बढ़ गई। कैमरे और फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रयोग ईरान में शुरू हो गया। अप्रैल 2024 हिजाब पर सख्ती के लिए नूर प्लान शुरू कर दिया गया और सितंबर 2024 में नया हिजाब और चेस्टिटी कानून लागू कर दिया गया। हिजाब पहनने में लापरवाही पर कड़ी सजा का प्रावधान हुआ। 2025 में महिलाओं ने विरोध करने का तरीका बदला और सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब के दिखने लगी महिलाएं। अगस्त 2026 आते आते कट्टरपंथियों की सरकार से सख्ती की मांग भी बढ़ गई है। हिजाब संबंधी कानून की सख्ती से पालन की मांग को बढ़ा दिया गया है। तो अब अंदरूनी हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी वहां पर एक और बड़ा विरोध शुरू हो सकता है। पूर्व मंत्री खंडूजी की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था, जिसमें कहा गया कि सिर्फ ईरान जंग नहीं लड़ेगा बल्कि अंदर भी गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और ये वही स्थिति है। अब बात करेंगे यूरोप की। रूस का यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा आया है। डोनेट्स्क और खार्किव में अटैक का दावा है। FAB 500 और FAB 1500 से हमले का दावा किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। तो रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया गया है जो कि डोनेट्स्क और खार्किव में किया गया है। FAB 500 और FAB 1500 से हमले का दावा है। रूसी मंत्रालय रक्षा मंत्रालय वीडियो जारी करके बता रहा है कि उसने यूक्रेन में कहां पर तबाही लाई है। एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन रशिया पर अटैक जिस तरीके से कर रहा है उसी तरीके से रूस भी अब यूक्रेन में सब कुछ खत्म करने पर आमादा है और इसके लिए बाकायदा जिस FAB 500 का इस्तेमाल और 1500 का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है, वो जिस जगह पर गिरता है उस जगह को तबाह कर देता है। और उसी से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी करके बताई है कि कैसे उसने यूक्रेन में सब कुछ नष्ट कर दिया है। हालांकि ये युद्ध अभी रुकते हुए थमते हुए नजर नहीं आ रहा है और अभी भी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस का यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ प्लान सामने आ गया है।
ये रूस ने बनाया है। यूरोप की कंपनी के खिलाफ स्थानीय अपराधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपराधियों का और यूरोपीय डिफेंस कंपनियों पर सैबोटेज अटैक हो सकते हैं। एस्टोनिया, बुल्गारिया, इटली में बीते कुछ समय में हादसे हुए हैं और रूस की ओर से भाड़े के अपराधियों का हाथ होने का शक तक जता दिया गया है कि वो कुछ पुराने अपराधियों का इस्तेमाल, स्थानीय अपराधियों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें पैसे देकर के तमाम जगहों पर अटैक करवा रहा है। यूरोप वैसे भी डरा हुआ है कि रशिया की मदद नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो कहीं रशिया हम पर अटैक ना कर दे। ऐसे में कई जगह पर कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि सीधे सीधे रूस की तरफ इशारा करती है। ये घटना एस्टोनिया, बुल्गारिया और इटली में हुई है। अब ये बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से ही इन खरीदे हुए अपराधियों का हाथ होने का शक है। हालांकि रूस ने अभी तक ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। वहीं रूसी सेना में नए जवानों की भर्ती की संभावना भी है। कलिनिनग्राद के लोग सेना में शामिल हो सकते हैं। युद्ध के दौरान सैनिकों की कमी से रशिया जूझ रहा है, उसे नए सैनिकों की आवश्यकता है। इन सब के बीच में मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर कोरिया के जवान, उनके युद्ध लड़ने की क्षमता वो भी नजर आ सकती है यूक्रेन के मैदान में, और उन्हें भी उत्तर कोरिया से बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ उपकरण भेजे गए हैं, लेकिन जवान भी भेजे जा सकते हैं। इन सब के बीच में कलिनिनग्राद के लोग सेना में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान सैनिकों की कमी से रूस इस वक्त जूझ रहा है। तो यूरोप में बीते 4 साल से ये जंग चल रही है और अभी भी ये जंग का दायरा सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है। ये जंग ना तो समाप्ति की ओर जा रही है और ना ही किसी पहलू तक पहुंच पा रही है कि क्या इस जंग को किसी एक मुद्दे पर जाकर के सहमति बना करके रोका जा सकता है। तो दोनों ही देश इसके लिए ना तो आगे बढ़ रहे हैं और ना ही रुकने का नाम ले रहे हैं। अभी यूरोप में बीते 4 साल से ये युद्ध चल रहा है। रूस के गुस्से का शिकार यूक्रेन हो रहा है, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, जो खबरें हैं, वो ये बताती है कि यूरोपीय देशों की चिंता भी बढ़ गई है। जानकारी है कि अब रूस यूरोप में ही अपने प्रॉक्सी बना करके उन्हें यूरोपीय देशों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने जा रहा है। तो कौन है रूस के प्रॉक्सी, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के ड्रोन्स लगातार रूस में भारी तबाही मचा रहे हैं, जिससे पुतिन का क्रोध भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कड़ी रणनीति अपनाई है। साथ उसके मददगार यूरोपीय देशों के खिलाफ भी उसकी रणनीति बेहद आक्रामक हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार केवल शनिवार को ही 12 घंटे में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 250 ड्रोन्स को मार गिराया। ये ड्रोन मॉस्को समेत 19 अलग अलग क्षेत्रों में दागे गए थे।
मॉस्को के अधिकारियों का दावा है कि बीते एक हफ्ते में मॉस्को क्षेत्र की ओर 2600 से ज्यादा ड्रोन आए, जिनमें से ज्यादातर गिरा दिए गए। उधर रूस ने बीते एक हफ्ते में यूक्रेन की 11 बस्तियों पर कब्जा करने का दावा किया। ये बस्तियां खार्किव, डोनबास और जेपोरेजिया क्षेत्रों में बताई गई। रूस के एयस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनके माता पिता घायल हो गए। इससे एक दिन पहले यूक्रेन के क्रीवीरीह में रूसी ड्रोन हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, रक्षा कारखानों, रसद केंद्रों, ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं, ड्रोन बनाने वाली जगहों, मिसाइल लॉन्च साइट्स, गोला बारूद और ईंधन डिपो पर जबरदस्त हमले किए। इसके अलावा भाड़े के विदेशी सैनिकों के अस्थायी ठिकानों पर भी हमले किए गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।